नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, एक बार फिर से आया हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या मैं आपको बताऊंगा, क्या क्वेश्चन होगा, इसमें टेस्ट लूँगा। तो आपका पवार राजवंश के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके संबंध में, पवार राजवंश के संबंध में जो साहित्य लिखे गए हैं उन सब की मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं टेस्ट कराता हूं वे सभी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट हो या सीनियर हो। अगर आप सीनियर हैं और आपने एक पहले से पढ़ रखा है तो आप यहाँ पर टेस्ट दें और ख़ुद को आजमाएं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन डाउट में भी है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा जब 2 से 3 बार आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने पढ़ रखा है तो फिर भी टेस्ट दें, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार याद के क्वेश्चन भी गलत होते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें करना क्या है, पूरे क्वेश्चन को देखना है, 30 के 30 क्वेश्चन को। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसे आप नहीं नोट करना, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद उन क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, और 3-4 कम से कम 4-5 दिन की वीडियो आप पढ़ें। उसके बाद में पुनः इन वीडियो को देखें और फिर आंसर लगाने का प्रयास करें और देखें कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हुए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो, क्योंकि उत्तराखंड का मैंने सारा ही सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका टेस्ट के माध्यम से। क्योंकि कम से कम 15 से 20 मैंने उत्तराखंड के स्टार्टिंग से इतिहास, आपका प्रागैतिहासिक काल हो या चंद्रवंश पवार वंश के टॉपिक हो, गोरखा शासन काल के हों, और आपका गुफा शैल चित्र हो, या आपके जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको मैंने क्लियर करा दिया है। लगभग 15 से 20 वीडियो आपको मिलेगी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट लगाएं, जैसे मैं पवार राजवंश की बात करूं तो पवार राजवंश के 3 टेस्ट मैं पहले ले चुका हूं। और ये कौन से नंबर का टेस्ट है? 4वां टेस्ट है। सभी आपको वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप मिशन 746 करके सर्च करें और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप शाम को टेस्ट दें टेलीग्राम पर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसके बारे में भी जानकारी ले। तो चलिएगा, समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, फतेह प्रकाश किसकी रचना है? तो एक इम्पोर्टेंट रचना है पवार वंश से संबंधित, जो आपके रत्न कवि द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर विनोद के रचनाकार कौन है? तो जहांगीर विनोद के आपके रचनाकार की बात करूं तो आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भरत कवि जहांगीर विनोद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभा भूषण के लेखक कौन हैं? तो सभा भूषण के आपके लेखक हैं हरिदास शर्मा जी, यानी कि ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो हरिदास शर्मा जी ने सभा भूषण को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय लोक साहित्य किसकी रचना है, या भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके श्याम परमार जी आपके इस पुस्तक के लेखक हैं, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गढ़वाल वंश के लेखक कौन थे, या गणराज वंश पुस्तक है, उस गणराज वंश के लेखक कौन थे? तो आपके मोलाराम जी ने गणराज वंश को लिखा था, यानी कि ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही है। मोलाराम को आपको पता होगा, इनका संबंध चित्रकारी से रहा हुआ है। और मोलाराम जी की हम बात करें तो इनके वंशज सुनार थे, जो कि मुगलिया सल्तनत के दरबार से, यानी कि सुलेमान सिखों का नाम सुना होगा, उसके दरबार से यहाँ पर गढ़वाल में आए थे। और मोलाराम चित्रकारी के लिए फेमस है, और इनके जो चित्र थे उनको सबके सामने लाने का श्रेय
आपके बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को जाता है, जिनकी पुस्तक भी है गढ़वाल पेंटिंग्स। तो मोलाराम जी के अगर मैं गुरु की बात करूं तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मोलाराम के गुरु जी का नाम क्या था, रैसे उनका नाम था, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कीर्ति विलास के लेखक कौन हैं? तो आपकी कीर्ति विलास के लेखक है सदानंद डबराल जी, यानी कि आपका ऑप्शन वी बिल्कुल सही है। कीर्ति विलास को लिखा है सदानंद डबराल जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्रत कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? तो व्रत कौमुदी के जो रचनाकार हैं वे मतीराम जी हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मतीराम जी ने व्रत कौमुदी को लिखा है। तो अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कुछ डीप या टफ लेवल नहीं पढ़ा है, जो आजकल प्रचलन में है उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एस सी में, खासकर बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, खासकर स्पेशली उत्तराखंड से के इतिहास से। तो हम ने इससे पहले 15 जुलाई से बैच स्टार्ट किया था, वो निरंतर चल रहा है, और हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी तिथि है 15 को पहली क्लास हमारी आ जाएगी, और लाइव क्लास की भी हम जल्द ही सुविधा करने वाले हैं। उसके बाद में ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि इस बैच से संबंधित जानकारी लेना कि क्या इसमें हम पढ़ाने वाले हैं और टाइमिंग क्या रहेगी और कितना इसका शुल्क रहेगा। मामूली शुल्क है, बहुत ही मामूली शुल्क है, एक बार आप जानकारी जरूर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्व संग्रह शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके सुदर्शन शाह जी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सुदर्शन शाह जी की हम बात करें तो इन्हीं के प्रयास से उत्तराखंड के क्षेत्र से गोरखाओं को भगाने में आपका सफल रहे थे। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने भगाया था गोरखाओं को उत्तराखंड के क्षेत्र से, जिसमें बहुत अधिक प्रयास किया था सुदर्शन शाह ने भी आपके हेमसिंह जी से मिलके। तो इन दोनों के प्रयासों से गोरखाओं को भगाया गया था आपके उत्तराखंड से, और इन्हें कला प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है, सुदर्शन शाह जी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, फतेह शाह कर्ण के लेखक कौन हैं? तो फतेह शाह कर्ण के लेखक आपके जटाधर शर्मा जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। इसी प्रकार से एक विष्णु शर्मा जी आते हैं, आपने नाम सुना होगा, अगर आप जीके पढ़ते हैं तो लास्ट में आप पढ़िएगा, लूसेंट भी अगर आपके पास है तो वहाँ भी सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र को लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वैसे आजकल सभी को पता है, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्रत विचार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो आपके व्रत विचार ग्रंथ के जो लेखक हैं वो आपके कविराज सुखदेव जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कविराज सुखदेव जी ने व्रत विचार ग्रंथ को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानवोदय काव्य के लेखक कौन है? और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, क्वेश्चन है, इसे स्पेशली में नोट कर लेना। तो मानवोदय काव्य के जो लेखक हैं वे आपके भरत कवि जी हैं, यानी कि ऑप्शन वी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामायण प्रदीप के लेखक कौन हैं? तो रामायण प्रदीप के जो लेखक हैं वे हैं आपके मेधाकर शर्मा जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोरखवाणी किसकी रचना है? जो कि गढ़वाली भाषा की पहली रचना भी इसे कहा गया है। तो गोरखवाणी जो रचना है वो है आपकी सुदर्शन शाह जी की, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात कर लूँ कि जो गोरखा थे, गोरखाओं की दरबारी भाषा क्या थी, तो वो भी गोरखवाणी थी। और अगर मैं बात कर लूँ कि गोरखाओं के जो उत्तराखंड पर शासन रहा उसे क्या कहा गया, उसे भी गोरखियाली के नाम से जाना गया। और आपका भीमगोड़ा हरिद्वार गोरखाओं के समय दासों का केंद्र बन चुका था। और अगर मैं बात कर लूँ तो गोरखाओं ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया गढ़वाल पर, और 25 वर्ष कुमाऊं पर और 10.5 वर्ष आपके गढ़वाल पर शासन किया था। नेपाल के निवासी थे। अच्छा, नेपाल की हम बात करें तो वर्तमान में नेपाल की जो पीएम है वे हैं खड़ग प्रसाद ओली, और नेपाल का आपका राष्ट्रीय पशु भी आपका गाय है।
और नेपाल की मैं बात करूं तो नेपाल का शहर है काठमांडू, और उस काठमांडू में ही सार्क की आपका मुख्यालय स्थित है। यानी कि जो साउथ के जो देश हैं, दक्षिणी देश, वो 8 देश हैं सार्क में, आपको पता होगा। वैसे मैंने पहले भी ट्रिक बना रखी है कि सार्क के देशों को याद करने की ट्रिक क्या है, MVVS पीना, MBBS पीना ट्रिक है। जो आपका सार्क है या इसे दक्षेस भी कह दिया जाता है, स्थापना 1985 में हुई थी। स्थापना के समय 7 देश थे और वर्तमान में कुल 8 देश हैं सार्क में। वो कौन कौन से हैं, ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ। M से आपका मालदीव आएगा, V से आपका बांग्लादेश आएगा, V से आपका भूटान आएगा, S से आपका श्रीलंका आएगा। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। उसके अंदर पीना है तो P से पाकिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल और A से आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे बाद में जुड़ा था, ये आपको नोट कर लेना है। पहले 7 देश थे स्थापना के समय और मुख्यालय इसका ढाका था स्थापना के समय, लेकिन वर्तमान में नेपाल का आपका काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन V, कन्हैया लाल जी ने द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर को लिखा है। यानी कि ऑप्शन आपका V बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज के रचनाकार कौन है? तो आपके गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज के जो लेखक हैं वे आपका जॉर्ज फ्रेजर जी हैं। यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे योगी से नाम हुआ तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के CM आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है और उनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। और वर्ष 1972 में पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। अगर मैं यूपी की बात कर लूँ तो सर्वाधिक आम और आपका सर्वाधिक गन्ना, सर्वाधिक आपका गेहूँ, सर्वाधिक आपका तरबूज, खरबूज, और ये सभी इनकी पैदावार सर्वाधिक कहाँ पर होती है? यूपी में होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका देश भी यूपी में है। और आपका आम अनुसंधान संस्थान और 20 अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। सर्वाधिक लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की सीट भी आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वे आपके गोविंद पल्लम जी थे, जो कि उत्तराखंड से ही संबंधित थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के खोट ग्राम में उनका जन्म हुआ था और उन्हें ही सबसे पहले भारत रत्न मिला है। यानी कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला गोविंद वल्लभ पंत वर्ष 1957 में। भारत के 4वें गृह मंत्री वे रह चुके हैं और वर्ष 1903 में प्रेम सभा की स्थापना की थी गोविंद वल्लभ पंत ने ही। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके। वैसे मैंने आपको जो व्यक्तित्व वाली टेस्ट सीरीज है वहाँ पर मैंने सभी पॉइंट उनके बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गढ़वाल जाति प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो गढ़वाल जाति प्रकाश के जो आपके लेखक हैं वे आपके बालकृष्ण शांति भट्ट जी हैं। यानी कि ऑप्शन आपका C बिल्कुल सही है। बालकृष्ण शांति भट्ट जी ने गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 16 है, गढ़वाल राजा वंशावली के लेखक कौन हैं? तो आपके गढ़वाल राज्ञा वंशावली के जो आपके लेखक हैं वे आपके देवराज कृत जी हैं। यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फतेह प्रकाश ग्रंथ का लेखक कौन है? तो आपके फतेह प्रकाश जो ग्रंथ के लेखक हैं वे आपके भूषण कवि जी हैं। यानी कि वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन है? तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक हैं आपके भक्त दर्शन जी। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह चंद शासक जिसे धर्मपरायण शासक कहा गया। तो आपके मैं बात करूं धर्मपरायण शासक किसे कहा गया, तो आपके वाज बहादुर चंद जी को इस नाम से जाना गया है। यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
वाज बहादुर चंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है मधुगंगा घाटी। देखो मैंने 19 क्वेश्चन आपको साहित्य से करा दिए, लगभग सभी उसमें मैंने करा चुका हूँ साहित्य के, लेकिन उसके बाद कि आपका थोड़ा अन्य कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो मैंने कुछ अटपटे से क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। तो मधुगंगा घाटी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, या मधुगंगा घाटी महोत्सव का संबंध किस जिले से है, तो आपके पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कुमाऊं राजा कौन था। तो आपके पानीपत के तृतीय युद्ध के समय आपके कुमाऊं के राजा थे, ऑप्शन बी यानी कि दीप चंद जी के समय हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है सुमालीगढ़ किस नदी की सहायक नदी है। तो आपकी कोशी नदी की सहायक नदी है आपके सुमालीगढ़, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। काली नदी की हम बात करें तो राज्य की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर हम बात करें भागीरथी की, तो भागीरथी नदी की बात करें तो ये गंगा का ही एक रूप है, या हम कह दें कि गंगा नदी शुरुआत में भागीरथी के नाम से निकलती है, आपके उत्तरकाशी के गौमुख से निकलेगी, उसके बाद में आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम आपका होता है देवप्रयाग टिहरी में, और उस जगह से फिर इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। और गंगा नदी जाकर आपके मैदान में प्रवेश कर जाती है हरिद्वार में, और गंगा के दाएं तट पर ही स्थित है आपका हरिद्वार शहर। और गंगा की हम बात करें तो गंगा आपके मैदान में हरिद्वार से प्रवेश करती है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, और 4 नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और भारत की सबसे लंबी नदी है 25-25 किलोमीटर, या कहीं कहीं बुक्स में 25-50 किलोमीटर गंगा की लंबाई को दिया गया है। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो नदियों का देश आपका बांग्लादेश को कहा गया है, नहरों का जंजाल आपका पाकिस्तान को कहा गया है। ये पॉइंट आपको याद करने हैं। और आपकी एक नदी है यमुना, जो आपके कालिंदी पर्वत से, कालिंदी के पास बंदरपूछ से निकलती है, और बंदरपूछ पर्वत से निकलती है कालिंदी के नाम से, और जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है आपके भारत की, और गंगा में मिलती है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है चंद्रवंश का सबसे विद्वान एवं दानी राजा कौन था। तो चंद्रवंश का सबसे विद्वान एवं दानी राजा था आपका रुद्रचंद जी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, रुद्रचंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है राजकीय मुद्रालय कहाँ स्थित है। तो आपका जो राजकीय मुद्रालय स्थित है वह है आपका रुड़की में स्थित है, रुड़की हरिद्वार में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में मुद्रा की हम बात करें तो मुद्रा लेख शास्त्र में आपका मुद्राओं का अध्ययन होता है, और जिसे न्यूमेस्टिक्स भी कहा जाता है। मुद्रा लेख शास्त्र बोल दे या न्यूमेस्टिक्स बोल दे, तो उसमें अध्ययन होता है आपका मुद्राओं का। अगर मैं मुद्रा की बात कर लूँ तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी वाले चित्र, यानी कि महात्मा गांधी जी का चित्र नोटों पर कब आया, तो वर्ष 1987 में सबसे पहले आया था 500 के नोट पर। उसके बाद में वर्ष 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र आना शुरू हो गया। महात्मा गांधी की हम बात कर लें तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी जी अफ्रीका भी गए थे, और अफ्रीका से 1915 में ये वापसी इन्होंने किया था। और उसके बाद में इनके वापसी आने के कारण ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात कर लें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया था वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आपका किया, चंपारण सत्याग्रह किया, नमक आंदोलन किया, और बहुत ही सारे इस प्रकार के आंदोलन किए थे। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो वर्ष 1906 में आपके साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? तो जो आपकी सबसे प्राचीन जाति है वह आपकी है भोटिया, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिएगा अगर यहाँ पर आता सबसे प्राचीन प्रजाति तब आपको क्या लगाना था? कोल, लेकिन यहाँ पे क्या सबसे प्राचीन जाति, तो आपको आंसर क्या लगाना है? भोटिया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप नोट किया करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हम आसानी से आंसर लगाते हैं, लेकिन जब आंसर की आएगी तब हमें पता लगता है कि यार हमने तो एक नंबर अपना याद वाला भी खराब कर दिया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय परिचय गढ़वाल किसकी रचना है? तो आपकी हिमालय परिचय गढ़वाल जो रचना है वह आपके राहुल सांस्कृत्यायन जी की है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में हम बात करें तो आपके हिमालय के बारे में आपको पता होगा कि हिमालय को 5 टुकड़ों में भी बांटा गया है, जो आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि जालंधर, कश्मीर, आपका केदारखंड, मानसखंड और नेपाल। इस प्रकार से यानी कि आपको वर्णन मिला है वेदों वगैरह में कि हिमालय के 5 रूपों का। केदारखंड आपके कहा जाता है आपके गढ़वाल क्षेत्र को, और मानसखंड आपके कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। और अगर हम बात करें कि गढ़वाल के बारे में, तो गढ़वाल का नाम के बारे में अगर हम बात कर लें तो 52 गढ़ों को जीतने के बाद में आपके अजयपाल राजा जी ने एक पूरे गढ़वाल को एक सूत्र रूप में किया था, यानी कि गढ़वाल पहले 52 गढ़ों में बटा हुआ था और आपके 37वें राजा थे आपके पवार वंश के, उन्होंने सभी गढ़ों को जीतकर एक सूत्र में बांधा था और गढ़वाल की क्या हुई थी? नींव पड़ी थी या गढ़वाल की स्थापना हुई थी। और उसके बारे में आपके कुर्मांचल यानी कि कुमू पर्वत पर विष्णु जी का कूर्म अवतार हुआ था, या इस प्रकार से अनेकों कहानियाँ हैं कुमाऊँ के नाम के लिए। तो वो हम चर्चाएं करते हैं जब हम डीप पढ़ते हैं या हम पेड क्लास में अपनी क्लासेस चलाते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों की चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका सुयाल नदी का प्राचीन नाम है शामली, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर हम बात करें सुयाल नदी के बारे में तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम हाई कोर्ट के एग्जाम में कि लाखोटियार गुफा किस नदी के किनारे स्थित थी, या लाखोटियार गुफा के अवशेष किस नदी से मिले थे? तो आपकी सुयाल नदी से ही इसके अवशेष मिले थे। और सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका शामली प्राचीन नाम था। जिस प्रकार से आपका नदियां हैं, जैसे चिनाब का आशिकनी था और आपका सतलज का सतुद्री था, रावी का पुरुषड़ी था, और काफ़ी सारी नदियां हैं जो हम वैदिक कालीन नदियां भी कहते हैं, तो इन्हें पढ़ते हैं। अच्छा, वेदों की बात कर लें तो मुख्य रूप से 4 वेद पाए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आपका यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें। जैसे आपका वेद आप यज्ञ वगैरह करते हैं, इस सब का उल्लेख आपके कहाँ पे मिलता है, या आप धनुष, कमान, तीर चलाने के ये सारी प्रक्रियाएँ कहाँ हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगीत या आपका गीत के जो वेद हैं, यानी कि सारेगामा पाधा निसा 7 सुर हैं, इन सब का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपके सामवेद में मिलेगा। आपके यज्ञ एवं युद्ध की कलाएँ किस में मिलती हैं? तो आपके यजुर्वेद में मिलेगी। और आपका जादू, टोना, प्रेम, वशीकरण ये सब किस वेद में मिलता है? तो आपका अथर्ववेद में। और आपके जो देवी देवताओं को मंत्र हैं, यानी कि देवी देवताओं को खुश करने के जो मंत्र हैं, उन सब का उल्लेख किस में मिलता है? आपको ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद भी माना गया है। और ऋग्वेद में ही सबसे पहले हमारे उत्तराखंड का वर्णन मिला है, और उसमें आपका देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया है उत्तराखंड राज्य को। तो मैंने वेदों के पॉइंट बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये, तो इन्हें प्लीज आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीभी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के गुरु कौन थे? तो आपके गोविंद बल्लभ पंत जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके जैसे कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो वे भी कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे जी। फिर से देखिएगा, महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और आपके गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे जी। और आपके जीवी वल्लभ पंत के गुरु कौन थे? तो वो भी कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगर मैं बात करूँ जमनालाल बजाज जी की, तो जमनालाल बजाज जी को महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। वास्तव में ये इनके पुत्र नहीं थे,
लेकिन जमनालाल बजाज जी में भी महात्मा गांधी जी वाली सारी यानी कि गुण थे या इस प्रकार के विचार थे इनके, तो इसी कारण इन्हें पांचवा पुत्र कहा जाता है महात्मा गांधी जी का। लेकिन कुल 4 पुत्र थे महात्मा गांधी जी के, ये आपको देखकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, खोखरे का टीला कहाँ पर स्थित है? तो आपके खोखरे का टीला काशीपुर में स्थित है, जो कि आपके यूएस नगर में आपका पड़ता है काशीपुर। तो खोखरे, अगर काशीपुर की बात करो तो उज्जैनी मंदिर, उज्जैनी भी कहाँ पर है? काशीपुर में ही है। आपका बाल सुंदरी का मेला या कहाँ पर लगता, वो बाल सुंदरी की देवी जो है उस स्थान पर मेला लगता है आपके काशीपुर में, चैती का मेला। और सबसे पुरानी चीनी मिल भी आपकी कहाँ पर थी? काशीपुर में थी। और आईआईएम भी आपका कहाँ पर है? काशीपुर में ही है। और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके काशीपुर से बनते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज की वीडियो में हमारा 30 प्रश्न हमने सोल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम टॉपिक के साथ। धन्यवाद।